बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में राना शमीम साबिक चीफ जस्टिस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के जो इंकशाफात हैं और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के लिए एक उबहम सा पैदा हो गया और फिर से इल्जामात की सियासत ने जन्म ले लिया। आपने देखा है कि पाकिस्तान में इल्जामात और गद्दारी के सर्टिफिकेट बिला जवाज और हर दौर में दिए जाते हैं, लेकिन वो इल्जामात साबित नहीं हो पाते और वो गद्दारियां साबित नहीं हो पाती, लेकिन अवाम में एक मफरूजात पैदा होते हैं, अवाम में एक मायूसी पैदा होती है और फिर इतने मोतबर हमारे इदारे चाहे अफवाज पाकिस्तान या जुडिशरी के मामलात में मुदाखलत ना करनी चाहिए, स्टेटमेंट ना देनी चाहिए, फिर गड़े मुर्दों को निकाल के आज की सुर्खियां बनाना और फिर न सिर्फ अपोजिशन और वफाकी वज़रा की भी इस पे स्टेटमेंट और नून लीग की इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये मौक़िफ़ इख्तियार करना कि नवाज शरीफ साहब बेगुनाह थे, उनको इसमें शामिल किया गया। इन तमाम मौज़ूआत पे आज बात करेंगे। बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अमानुल्लाह पराचा साहब ने। पराचा साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको, क्या आप सुन सकते हैं? बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि इल्जामात की सियासत और गद्दारी के सर्टिफिकेट ये कब चेंज आएगा और तब्दीली ये कौन लाएगा कि हम देख रहे हैं कि माजी से लेकर आज तक बहुत सारी शख्सियात को कभी गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और कभी उन पर इल्जामात लगाए जाते हैं, कैरेक्टर असोसिएशन की जाती है। हालिया आपने देखा होगा कि राना शमीम साहब साबिक जज ने फिर साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज पर इल्जाम लगाया है और मामलात को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, या आपको लग रहा है कि कहीं कुछ हो रहा है? ये बिल्कुल सही आपने कहा साजिद साहब। बात यह है कि जब हुक्मरानों की नीयत सही ना हो और जब इस किस्म के फैसले जो एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, जिस पे अवाम को ये उम्मीदें हैं, अवाम जो है ना इंसाफ के लिए इन अदारों की तरफ देख रहे होते और वहाँ के अगर, और आपको पता है कि सवाए अवाम को अदालतों के अलावा किसी में भरोसा ही नहीं, और ऐसी सूरत हाल जो राना शमीम साहब ने बयान की है, इससे तो अवाम में बहुत बददिली और बदएतमादी फैल रही है। फौरी तौर पे इसका जो है ना अजाला होना चाहिए और इस किस्म की चीजें जो उन्होंने राना साहब ने पेश की हैं, इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को खुद ही खुद नोटिस देना चाहिए और खुद नोटिस दे के इस मामले पे कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम का मामला है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस वक्त पराचा साहब इस्लामाबाद की तरफ देख रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकैन को बुलाया है और फैसला तो होगा, लेकिन उसके फौरन ही बाद मुस्लिम लीग नून से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और फिर वफाकी वज़रा वफाकी हुकूमत ने भी इस पर फौरन किसी ने ट्वीट किया तो किसी ने स्टेटमेंट दी कि मुस्लिम लीग नवाज का ये वतीरा है कि अदलिया और अफवाज पाकिस्तान और इदारों पर हर्जा सराई करते हैं, इदारों पर प्रेशराइज होते हैं, तो फिर सियासत तो फिर से शुरू हो गई। सर बात यह सर, इसको तो सियासत नहीं कहते हैं ना, ये हरगिज़ सियासत नहीं है। अगर इस किस्म की फैसले जिसपे इतने बड़े मैंने आपसे कहा ना कि ये सुप्रीम कोर्ट और ये फौज 22 करोड़ अवाम की है, ये पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान के अवाम की। अगर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के इन दोनों अदारों पे बेपनाह ट्रस्ट और एतमाद है, तो इस वक्त तो दोनों तरफ, अगर चाहे मुस्लिम लीग नून भी अगर कर रही है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुकूमत की वज़रा और हुकूमत भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो ये उनको नहीं करना चाहिए। इस वक्त जो है फौज को अपना किरदार अदा करना है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपना किरदार अदा करना है। इन दोनों के किरदार में मुझे यकीन है कि इंसाफ होगा। मुझे यकीन है पाकिस्तान के अवाम को जो यकीन है इन दोनों अदारों पे उनका बहाल होगा, और मैं ये गारंटी के साथ बात कर सकता हूँ कि ये अगर इन्होंने न किया तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान के लोग एक बड़े अनजाने खौफ में मुब्तला हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का ट्रस्ट है पराचा साहब भाई, एक चीज जी, पाकिस्तान के लोगों का ट्रस्ट जो है, आपको पता है कितनी नाइंसाफियां होती हैं, बाहर के लोग नाजायज लोगों की जगहों पे कब्जा कर लिया जाता है, बिला वजह लोग जेलों में और कत्ल हो जाते हैं, तो वो उस वक्त लोग अदालत की तरफ देख रहे होते हैं और अदालत, पाकिस्तान की अदालतें हमेशा सही फैसले करती हैं। तो ऐसी सूरत में अगर अवाम को अभी जो बात पेश की है राणा साहब ने,
वो आपने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी किया, उस वक्त तक हुकूमत को और नून लीग को दोनों को सीज फायर करना चाहिए। लेट द थिंग डिसाइड्स बाय दी, जो अदारे उनको करना है, अदारे को इसके फैसले करने हैं, ना कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए उस पर असर ना करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात की आपने कि जब जुडिशरी पर मामला आ चुका है तो जुडिशरी को ही फैसला करना है, और इस पे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को, हुकूमत को और अपोजिशन को इससे परहेज करना चाहिए। लेकिन साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हमारे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को तमाम लोगों ने, वफाकी हुकूमत इस वक्त जो है, इन्होंने मिलकर उनको नाअहल करवाया गया, उसके पीछे साजिश रची गई, नवाज शरीफ साहब बेगुनाह है, और फिर से ये सिलसिला शुरू हो गया है। आपको लग रहा है कि इस सियासत में इदारों को घसीटने की ये रवायत अब तो खत्म हो जानी चाहिए, या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई किसी का मुफाद छुपा है, या जिस तरह वफाकी हुकूमत ने इल्जाम लगाया नवाज लीग पर कि ये आप लोगों की कोई साजिश है? देखिए, इनको तो खाकान अब्बासी साहब को, नून लीग को अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनको खामोश बैठना चाहिए। जब मैटर कोर्ट में चला गया है, जब इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब ने उनको बुला लिया, तो फैसला बिल्कुल इंसाफ के मुताबिक होगा। आप देखें, हर चीज का फैसला जो है आप रोडों पे और प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए या प्रेशराइज करके नहीं करा सकते। जब आपको अपनी अदालत पे भरोसा है तो आप यकीन रखें कि इस्लामाबाद का जो फैसला आएगा वो भी इंसाफ पर मबनी होगा, और अगर नवाज शरीफ बेगुनाह है तो आप यकीन करें कि जो अदालत उज़्मा है उनको बरी करेगी। तो उनको वेट करना चाहिए, और हुकूमत को क्या खतरा है, अगर उनको भी देखना चाहिए कि जब फैसला अदालत में चला गया है तो वो क्यों बिला वजह जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं अदालत को। हुकूमत को इस्तराब करना चाहिए इन हरकतों से, और मैं तो यही कहूंगा कि दोनों को सीज फायर करना चाहिए और वेट करना चाहिए। लास्ट में ये बताइएगा कि जिस तरह वफाकी वुज़रा की फौरन स्टेटमेंट आना शुरू होती है, फौरन बयानबाजी होती है, एक दूसरे पर निश्तर बरसाए जाते हैं, इस इतने मतलब मैं कहूंगा कि बहुत ही हसास मामले पर वफाकी हुकूमत का जो मौकिफ सामने आया है, इस मौकिफ से ये आया नहीं हो रहा कि वफाकी हुकूमत का इतना इंटरेस्ट क्यों है? कहीं वफाकी हुकूमत की कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट या इस तरह के कोई मामला नहीं है, या उनका कोई इतना पर्सनल इंटरेस्ट है कि आप नून लीग पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और फिर अदलिया और फिर पीएम इमरान खान साहब ने खुद इस पे कहा है कि ये मुस्लिम लीग नवाज का वतीरा है, और जब पता है कि जुडिशरी का मसला है तो आपको नहीं लगता कि वफाकी हुकूमत तो इस पे इंटरेस्ट ही ना देती, कान ही ना धरती? बिल्कुल सही कहा आपने साजिद साहब, 100% सही कहा। अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब आजम स्वाति साहब को बुलाया गया तो वफाकी हुकूमत ने कई वज़रा और एमएनए साथ भेजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए, और यही काम अब वफाकी हुकूमत यहाँ बयानात से, सरकारी मीडिया से, सोशल मीडिया पे जो उनके सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, उनके जरिए वो जो है वो अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। इनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। मैं तो अदालत उज़्मा से दरखास्त करूंगा कि वो ये जो जिन वज़रा ने अब आके प्रेशराइज करना शुरू किया, इनको भी इस केस का हिस्सा बनाया जाए, इनको भी सजा मिलना चाहिए कि ये क्यों किसी भी मुल्क में, किसी भी ऐसे मुल्क में जो कि महज़ब दुनिया के ममालिक हैं, जब केस कोर्ट में चल रहा होता है तो वहां के अगर कोई वजीर या हुकूमत या कोई अपोजिशन उसमें दखल अंदाजी करती है तो उनको भी पार्टी पर सजा उनको भी दी जाती है, क्योंकि उन्होंने प्रेशराइज होने की कोशिश की है। और महज़ब दुनिया में जब मैटर जो है प्रोड्यूस्ड होता है या अदालत के अंदर होता है तो वो बिल्कुल इस्तराब करते हैं इन चीजों से। ऐसा नहीं हो रहा, जिससे अवाम में बड़ा इस्तराब है, आलमी दुनिया में भी हमारी जगह सही हो रही है। ठीक है, आखिर में ये भी बताइएगा कि एक तो इल्जामात, दूसरा गद्दारी के सर्टिफिकेट, ये हमारी सियासत में एक वतीरा रहा है, हम पास से लेके आज तक ये सिलसिला चल रहा है। कभी भी कोई भी ऐवान में खड़े होकर किसी भी वजीर या इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी पर कोई भी इल्जाम लग जाता है और फिर उनको गद्दार के नारे भी लगाए जाते हैं। हम माजी में देख रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हसास कहा गया कि सिक्योरिटी रिस्क है, फिर बेनज़ीर साहिबा, फिर आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब को भी नाअहल करार कर दिया गया, बहुत सारे इल्जामात उन पर लगे। ये खत्म कैसे होगा? आप एडवाइस क्या करेंगे बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन? भाई मैं ये कहता हूं कि हमारी पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है, पाकिस्तान के अवाम की बदकिस्मती है। बद किरदार, बदनुमा, बदनीयत हुक्मरान जो है वो हमेशा ये करते आए हैं, बेगुनाह
उनको हमेशा हमने फांसी पर चढ़ा दिया है। आपके सामने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस भी है, आपके सामने लियाकत अली खान भी शहीद कर दिया गया, आपके सामने और कई वज़ीर उज़्मा को और वज़रा को और सियासतदानों को, लोगों को शहीद किया गया। इसकी वजह यही है कि हमारे पास बदनसीबी ये रही। ऐसे सूरत में पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के अदलिया को, पाकिस्तान के इदारों को चाहिए तो खुदा के लिए ये बेहतरीन मौका है कि अब जबकि ये बातें सामने आ रही हैं, इसका कड़ा कमा करना चाहिए और इदारों को अपनी साख बहाल करने का ये बहुत अच्छा मौका मिला है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और खास तौर से इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के लिए तो बहुत अच्छी राय है लोगों की। तो मैं यकीन करता हूँ कि अगर अब वो फैसला दें तो उन्होंने कहा है सर, पराचा साहब, मैं आपको उनकी स्टेटमेंट बता देता हूं कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि अगर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार भी अगर इन्वॉल्व होंगे तो उन पर भी कानून नाफिज होगा, उनको भी बुलाया जाएगा। तो कानून से बढ़कर तो कोई नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने की। आपको लग रहा है कि तारीखी फैसला होगा, जिस तरह पेशावर के जज ने, चीफ जस्टिस ने, जिनके जो मैं तो उनको शहीद का लकब दूंगा, वो शहीद हो गए, जिस तरह उन्होंने स्टेप उठाया था। अगर अतर बिनुल्लाह साहब भी एक जो तारीखी उन्होंने बयान दिया है, तो अगर अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे और ये काम करते हैं तो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान का अदलिया के निज़ाम अदल पर लोगों का ऐसा ही भरोसा हो जाएगा जो यकीनन जो मदीना के रियासत का ख्वाब था वो पूरा होगा। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की अदलिया इस ख्वाब को पूरा करके दिखाएगी, मैं यकीन से कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया अमान अल्लाह पराचा साहब, आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दीगर शख्सियात को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा बलोच साहब ने। बलोच साहब, खुशामदीद कहेंगे शो में। जी बहुत शुक्रिया सर। फिर से आपने देखा कि पाकिस्तान की सियासत में वैसे तो ये नई बात नहीं है, इल्जामात और गद्दारी के सर्टिफिकेट इस मुल्क में। आप बताएंगे कि मौजूद अदलिया को बीच में लाना और फिर एक जज आते हैं और वो कहते हैं कि जी मैंने कॉल करते सुना, मैंने यूं सुना। आपको लग रहा है ये मनगढ़ंत इल्जामात है और ये इल्जामात पर फिर सियासत दोनों अतराफ शुरू हो गई? मुस्लिम लीग नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और वफाकी वज़रा की भी स्टेटमेंट सामने है। पिछले दिन से लेके आज तक ये सिलसिला जारी है। ये उठ किस करवट बैठेगा सर? इल्जामात की सियासत तो अब तो कहते हैं कि दुनिया कहां से कहां चले गई और हमारा जब दिल चाहता है जिसकी भी पगड़ी उछाल लेते हैं। और हत्ता कि ये कि अब तो अफवाज पाकिस्तान और जुडिशरी पर भी उंगलियां खड़ी होने लग गई हैं। तो ये किस तरफ हम जा रहे हैं? देखिए साजिद, बात यह है कि इस वक्त एक आम आदमी की परेशानी कुछ और है, एक गरीब मजदूर की परेशानी कुछ और है, एक तनख्वाहदार शख्स की परेशानी, व्हाइट कॉलर शख्स की परेशानी कुछ और है। और यहाँ जो बात चल रही है, देखिए ये चीजें क्यों आती हैं, किसकी आती हैं, किसको बेनिफिट होता है इससे, ये टाइम बताएगा। लेकिन कहने का मकसद है कि हमें तो कोर इश्यूज पे बात करनी चाहिए। हमें तो कोर इश्यूज पे, अभी जैसे आपने देखा कि जॉइंट सेशन कॉल किया है इस हुकूमत ने और जॉइंट सेशन के अंदर नंबर्स पूरे इनके नहीं हुए हैं। नंबर्स पूरे ना होने की वजह से इनके इत्तेहादियों ने भी फिर बैक ऑफ कर दिया और जब इत्तेहादी बैक ऑफ हो गए तो फिर उन्होंने सेशन कॉल ऑफ कर दिया। तो उसके बाद फिर अब इनको दोबारा ये सेशन पे कॉल कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि एक हुकूमत अगर अपनी रिट ऑलरेडी खो चुकी है तो उसको पब्लिक वैसे भी एक तरीके से रिजेक्ट कर चुकी है, तो वो वक्त बता देगा। और आप अगर ये इस तरह की चीजें आती हैं जो मीडिया में आ रही हैं, इस तरह की चीजों से मेरे ख्याल में इससे पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग भी हो रही है, जिसको सियासी तौर पर फायदा हो रहा है वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी आपको इस पूरी चीज से बाहर नजर आएगी। बहुत अच्छी आपने बात की कि वैसे होना भी यही चाहिए था कि वफाकी हुकूमत भी जुडिशरी के मामले पर उनके वज़रा स्टेटमेंट ना देते। उनकी स्टेटमेंट से भी शो हो रहा है कि आपका इतना इंटरेस्ट क्यों है। और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान से लेकर मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मुस्लिम लीग नवाज और साबिक PM नवाज शरीफ पर ये जो इल्जामात लगाए गए, उनको फंसाया गया, उनके साथ साजिश की गई। इसका मतलब ये कि वो तमाम अदलिया के फैसले सही नहीं थे। ये किस तरफ हम लेकर जा रहे हैं इदारों को, और फिर ये इदारों पर उंगली उठाना और उन पर जहर उगलना, ये तो माजी में बहुत सारे लोगों ने किया है। फिर आप मुझे ये भी बताइएगा कि गद्दारी के सर्टिफिकेट भी पॉलिटिशियन एक दूसरे को देते हैं। तो ये इस पर कोई कानून साजी होनी चाहिए कि अगर इल्जामात साबित ना हो
تو اس کو فلفور سزا دی جائے تاکہ یہ دوسروں کے لیے مثال بن سکے. دیکھیں یہ تو بڑا ایک نامناسب کلچر ہے اور یہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک انتشار کی طرف ملک کو لے جائیں. اس ملک میں بھی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. اس وقت اتنے آپ کی ایکسٹرنل سچویشنز آپ کی جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اتنے سیویئر ہیں اور اس پہ آپ کو اپنے تعلقات مزید اپنے نیبرز کے ساتھ ان کے ساتھ کس طرح رکھنے ہیں اور جو آپ کے یو ایس کے ساتھ آپ کے تعلقات ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس ٹینجنٹ پہ ہم جا رہے ہیں. تو ہم اس طرف اس محاذ سے بھی ہمیں کچھ کلیئرٹی نہیں ہے. انٹرنل اکنامکلی بھی ہم جو ہے نا کافی پریشان ہیں ایز اے کنٹری. اور اس کے بعد اب یہ جو اس طرح کے چیزیں آ جاتی ہیں تو اس سے تو میں بس وہی آپ سمجھ لیں نا, مطلب کسی کو فائدہ دینے کے لیے, کسی پولیٹیکل اس کو لیوریج دینے کے لیے آپ ایک کینڈل آ جائے اس کو پھر ایکسپلوئٹ کریں. دیکھیں پیپلز پارٹی دیکھیں نا, اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو پیپلز پارٹی کوئی کمنٹ دیتی, کوئی بات کرتی, آپ نے دیکھا اس پورے سینیریو میں ہم نے کچھ بھی نہیں بولا, نہ ہماری لیڈرشپ نے, نہ ہم نے, کیونکہ ہم بلیو نہیں کرتے کہ آپ کی جو ہے نا وہ پرانی چیزوں کو نکالیں. اور حالانکہ دیکھیں ہم چاہتے تو ہم بات کر سکتے مگر ہم نے نہیں کی. مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ, مصطفیٰ آپ کو لگ رہا ہے مسلم لیگ نواز کی کچھ اس میں کچھ بینیفٹس ہیں کہ ایسے موقع پر پھر ایک صاحب آتے ہیں اور رانا شمیم جن کا نام ہے اور وہ سابق جج ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ بات ہوئی اور فون کال آئی اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے ایسا کہا. یہ جو اس طرح کے مفروضات اور اسٹیٹمنٹ اچانک سے آ جاتی ہیں ماضی کی اور پھر ایک نئی سیاست اس پر شروع ہو جاتی ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے؟ دیکھیں اب کچھ کہہ نہیں سکتے, قبل از وقت ہے کہ یہ بات کس کی طرف سے شروعات ہوئی ہے اور کیا الٹیمیٹلی اس کا ایم ہے اور کیا گول ہے اور کون اس میں اس سے فائدہ لینا چاہ رہے ہیں. لیکن میرا سمپل اس پہ نظریہ یہ ہے کہ اس وقت ان چیزوں کا ملک متحمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس وقت آپ نے دیکھا گیس کی شارٹیج اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ جن شہروں, ہم تو کراچی میں یہاں پہ رہتے ہیں, یہاں پہ تو صرف کھانے پکانے کے لیے باقی بیسک چیزوں کے لیے گیس یوز ہوتی ہے. باقی آپ نارتھ پنجاب میں چلے جائیں یا آپ KPK میں چلے جائیں جہاں ٹھنڈے علاقے ہیں, وہاں پہ تو گیس کی آپ کو ہیٹر میں ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو گیس کی شارٹیج ہے اس پہ لوگ کیسے گزارا کریں گے؟ 3 ٹائم گیس آ رہا ہے کھانے پکانے کے لیے صرف, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں باقی پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ ہونے والا ہے. تو گیس کہاں گئی سر؟ مصطفیٰ بلوچ صاحب, قدرتی وسائل سے مالا مال میرا ملک, بلوچستان سے لے کے سندھ, گیس ہر طرف ہمیں ملتی ہے, گیس ہمارے پاس اپنی ہے, تو یہ گیس کہاں چلی گئی سر؟ پہلی بار ایسا ہوا ہے. کیا وفاقی حکومت گیس کہیں بیچ تو نہیں رہی؟ تو کہ یہ ٹائمنگز بھی آ رہی ہیں اور اگر اتنا بڑا فقدان ہے گیس کا تو اس پہ اپوزیشن کا کیا اس پہ بنتا ہے؟ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اپوزیشن بھی تو کردار اپنا صحیح نہیں ادا کر رہی ہے اگر ایک جمہوری حکومت ناکام ہو رہی ہے؟ جی, LNG والا ایک جو کرائسس جو بہت ہائی لائٹ ہوا بھی تھا بیچ میں, جون جولائی کی طرف ہی ہوا تھا کہ پاکستان جو کانٹریکٹ کرنے جا رہا ہے وہ پورا نہیں ہوگا اور وہ شارٹیج رہے گی. اس کو ہائی لائٹ کافی میڈیا کے حضرات نے کیا, اینکرز انہوں نے کیا, جرنلسٹ نے کیا, آپ جیسے صحافیوں نے کیا. لیکن اگر حکومت اس چیز کو سیریس لینا ہی نہیں چاہ رہی تھی ڈے ون سے, اور آج اب وہ چیز پاکستان بھگت رہا ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے کہ ملک میں کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. ایک سینٹ اپر ہاؤس میں آپ کا حماد اظہر کھڑا ہو کے بول رہا ہے کہ بھائی 3 وقت جو ہے وہ دن میں صرف گیس آئے گی کھانا پکانے. میں کہتا ہوں یہ ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں؟ یہ عوام کہاں جائے گی, کیا کرے گی؟ اپوزیشن میں تو دیکھیں اس وقت کوشش تو پوری ہے. اپوزیشن کے جتنے بھی ایونٹس ہوئے, چاہے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ایک تقریب رکھی جس میں سارے اپوزیشن کی پارٹیز آئی, تو اس پہ تو اپوزیشن تو ایک طریقے سے یونائٹڈ ہے اور اپوزیشن کی یونٹی کو دیکھ کے ہی انہوں نے اپنا سیشن فالو اپ کیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا جو یہ بل آ رہے ہیں وہ پاس نہیں ہو پائے گا اور یہ آلریڈی ایک شرمندگی کا باعث ہوگا اس حکومت کے لیے. تو عوام اس وقت پریشان ہے, اپوزیشن اس وقت یونائٹڈ ہے, حکومت اس وقت ہل رہی ہے, کانپ رہی ہے. ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا نہیں سر. مصطفیٰ بلوچ صاحب, اپوزیشن یونائٹڈ کہاں ہے سر؟ آپ نے تو ابھی PDM میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں کیا ابھی تک, تو آپ نے کوئی اس طرح کی PDM میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں کیا. لیکن ایز ناؤ ہم PDM سے الگ ہیں, لیکن کچھ چیزوں پہ جیسے عوامی ایشوز پہ, ہماری EVM پہ, ان چیزوں پہ ہم ایک طریقے سے یونائٹڈ ہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں ہونے دیں گے. EVM کو آپ اس طرح جو ہے نا وہ زبردستی
پاس کرا کے اور اپنی جو ہے وہ فیوچر میں, کیونکہ خان صاحب کو ڈاؤٹ ہے کہ ان کو ووٹ پڑے نہ پڑے تو ای وی ایم کے ذریعے کوئی نئی دھاندلی کا کوئی اسکیم لے کے آ رہے ہیں, تو وہ تو اس کے لیے تو نہ نون لیگ تیار ہے, نہ پیپلز پارٹی تیار ہے, نہ جے یو آئی تیار ہے. تو یہ دیکھنا وہ تو ایک پبلک کا ایشو ہے, وہ ایک تو جنرل ایشو ہے. تو پھر سر آپ ایڈوائز کر دیں, آپ بتائیں کہ کس طرح الیکشن ہونے چاہیے, انتخابی اصلاحات تو آپ بھی چاہتے تھے تو آپ ہی بتا دیں, تو پھر ہونا کیا چاہیے. لیکن ساجد, میں نے شاید آپ کے شو پہ ہی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم ہے یہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ہے وہ ٹرائل اینڈ ٹیسٹ کے بیس پہ ہے. وہ آپ کسی بائی الیکشن پہلے ٹرائی کرتے ہیں, آپ باقی لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں, جہاں آپ کے گاؤں دیہات ہے وہاں لوگوں کو ایک دفعہ یہ مشین چلانے کا سسٹم تو سمجھ آئے. آپ مجھے بتائیں ایک 1 فائن ڈے آپ یہ سسٹم لا کے رکھ دیں کسی پولنگ بوتھ میں تھر پارکر میں, یا آپ سوات میں, یا آپ گوادر میں کہیں پہ رکھ دیں, یا آپ گجر والا میں رکھ دیں, تو وہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے وہاں کے لوگ 100% اس کو چلانے کے قابل ہوں گے؟ کہ نہیں ہوگی. آپ کو طریقے سے پہلے لوگوں میں اویئرنیس ڈالنی پڑے گی, آپ کو لوکل باڈیز یا بائی الیکشن سے پہلے سے یوز کرنا پڑے گا, آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ کامیاب ہے یا ناکامیاب ہے, اس کے بعد آپ جنرل الیکشن میں لے کے آئیں گے نا اس کو. اور یہ بھی ممکن ہے, آئی واز رانگ, کہ ماضی میں فیوچر میں ہمیں یہ سننے میں آئے کہ وفاقی حکومت کہے کہ ہم تو الیکٹرک ووٹنگ مشین لا رہے تھے, ہم تو ٹیکنالوجی لا رہے تھے, لیکن اپوزیشن کی جماعتوں میں نہ لانے دی اور اپوزیشن کی جماعتوں نے دھاندلی کی. پھر یہ الزامات, یہ انگلیاں آپ کی طرف بھی تو اٹھ سکتی ہیں سر. نہیں, آپ کی بات یہی کریں گے, یہی پینسر آزمائیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ عوام بالکل باشعور عوام ہے اور عوام ان کی ساری چالاکیوں کو سمجھ چکی ہے. کیونکہ اگر یہ نیک نیتی سے کرنے چاہتے تھے تو یہ ڈے 1 پہلے سال یہ ای وی ایم کی بات کھولتے, کہ پہلے سال پارلیمنٹ میں اس کو ڈسکشن پہ لاتے. انہوں نے تیسرے 3.5 سال ہو گئے ہیں اس کو, آج جا کے ان کو یاد آیا کہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے, الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ سے ہونے چاہیے. یہ چیزیں جو ہے نا وہ ابھی آپ بھی گرفت رکھتے ہیں سیاسی چیزوں پہ, آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے کیا معاملات ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اب میرے خیال میں پبلک بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ چکی ہے, پبلک کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی اگلا ٹرم ان کی خام خیالی ہے کہ وہ اگلا ٹرم مل جائے گا ای وی ایم کے ذریعے, کوئی دھاندلی کر کے, کوئی نئی اسٹریٹجی کر کے. تو اس وقت کوئی بھی اس کا جو ہے متعمل نہیں ہے, اور نہ عوام ان کے ساتھ ہوں کس میں, نہ میرے خیال میں سیاسی جماعتیں اس میں. ٹھیک ہے, لاسٹ میں آپ بتائیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں جائے گی, اور یہ جو دھرنوں کا جو اسکیجول ہے یا یہ جو حتمی لانگ مارچ جس کی مولانا صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں, تو آپ کیا اس میں جائیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بیٹھیں گے؟ یہ ساری قبل وقت ہوگا بتانا. ابھی فی الحال اس پہ ظاہر پارٹی فیصلہ کرے گی, چیئرمین صاحب فیصلہ کریں گے, تو جیسے ہوگا تو وہ ظاہر میڈیا سے شیئر کیا جائے گا, لیکن فی الحال اس پہ کوئی کنفرمیٹی نہیں. چلیں, بہت شکریہ مصطفیٰ بلوچ صاحب, آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پیش کیا. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. تصدق گوری صاحب نے جوائن کیا. گوری صاحب خوش آمدید کہیں گے؟ کیا آپ سن سکتے ہیں تصدق گوری صاحب؟ جی بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. بتائیے گا, پھر سے الزامات کی سیاست نے جنم لے لیا ہے, اور رانا شمیم کی اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ نے دیکھا کہ وفاقی وزراء اور مسلم لیگ نواز نے تو پریس کانفرنس داغ ڈالی. تو یہ کس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ کچھ آپ کا تجربہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب اصل صورتحال جو ہے نا, کل کے جوائنٹ سیشن جو بلائے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ نے, اس کے بعد اصل صورتحال واضح ہوگی کہ کیا صورتحال ہے, کہ حکومت کتنے عرصے کام کرتی ہے, یا مستقل طور پہ اپنا مدت پوری کرے گی یا نہیں کرے گی. ابھی میں اسلام آباد میں ہوں, اور دوپہر کو بھی میری پارلیمنٹ ہاؤس میں تھا اجلاس جب ہو رہا تھا, پرائم منسٹر بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے, اور کل کے جوائنٹ سیشن کے حوالے سے یعنی کہ پوری حکومتی مشینری جو ہے اس وقت مصروف ہے. تو اصل میں واضح پوزیشن جو ہے کل کے جوائنٹ سیشن کے بعد آئے گی کہ چودھری برادران جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتے ہیں یا حکومت کے اگینسٹ ہے, کیونکہ وہ بھی اس وقت تک
حکومت کو نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کے پاس گرین سگنل ان قوتوں کا نہیں آئے گا, جب تک یہ حکومت آئندہ ان کو حکومت میں شیئر ملے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ رانا شمیم سابق جج گلگت بلتستان نے جو الزامات عائد کیے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سابق ثاقب نثار صاحب پر, ان الزامات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں, میں الزامات کو میں یہ الزامات بھی نہیں کہوں گا, ہو سکتا ہے کہ حقیقت ہو, اور ایسا ہوا بھی کہ دونوں نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز نے الیکشن نااہل رہے اور الیکشن نہیں لڑا, تو ان کی بات میں وزن بھی ہے. اور یہ ساری باتیں اب ایسے وقت میں کھل کے جو سامنے آ رہی ہیں, اس سے ایک بات واضح طور پہ محسوس ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف یہ جو مقتدر قوتیں ہیں وہ گہرا تنگ کر رہے ہیں. تو آگے چل کے ایسے اور بھی چیزیں سامنے آستے آستے لگ رہا ہے کہ آئیں گی. جی اچھا, تو یہ جو آپ نے جن قوتوں کی طرف اشارہ دیا, تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آئینی مدعا ممکن ہے کہ حکومت پورا نہ کر پائے, اور پھر جو یہ معزز ادارے ہیں چاہے جوڈیشری ہے یا فوج پاکستان ہے, ان کو سیاست میں انوالو کرنا, پھر الزامات کی سیاست, پھر جوڈیشری کو انوالو کرنا, یہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس روایت سے اب تو ہمیں دور جانا چاہیے, اداروں کو بیچ میں نہ گھسیٹنا چاہیے؟ کبھی ہم الیکشن کمیشن پر ہم اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی ہم ریاستی اداروں پر اثر انداز ہوتے ہیں, دونوں طرف کی میں بات کر رہا ہوں وزراء کی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ نواز لیگ نے تو الزام لگا دیا کہ ہمارے سابق پی ایم نواز شریف صاحب انوسنٹ تھے, وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا, ان کے ساتھ سازش کی گئی, ان کو نکالا گیا. اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ جو تمام فیصلے ثاقب نثار صاحب کی دور میں ہوئے وہ صحیح نہیں تھے. دیکھیں, جب بھی کوئی بھی چیف جسٹس ہٹے یا آرمی چیف اپنے عہدے سے ہٹے, تو اس کے بعد یہ تمام چیزیں ان سے خلاف کھل کے سامنے آتی ہیں, چاہے وہ جنرل ہو فوج کا, چاہے وہ چیف جسٹس ہو سپریم کورٹ کا. اب یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے, اس سے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے. اچھا, اور یہ بھی میں بھی اسلام آباد کے جو حلقے بتا رہے ہیں, میں موجود ہوں اسلام آباد میں, تو یہ حلقے جو بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ ہو سکتا ہے کہ جلدی وہ تیاری اس نے پکڑ بھی ہے, اور کسی بھی وقت وہ پاکستان آ سکتا ہے. اچھا, نواز شریف صاحب, اچھا, میاں نواز شریف صاحب پاکستان آتے ہیں تو لازمی طور پہ سیاسی طور پہ ملک کی فضا میں تبدیلی آئی. تو سر آتے ہی وہ اریسٹ ہو جائیں گے؟ مشکلات ہیں, وہ آتے ہی اریسٹ ہو جائیں گے, ہو یا نہ ہو, مگر آنا ایک بڑی بات ہے. یعنی کہ جو یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے گلگت بلتستان کے جسٹس کا, تو ایک چیز واضح طور پہ آپ کو بتاؤں کہ جو یہ گیم پورا بن رہا ہے, یہ مشکلات کھڑا کر رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قدرتی طور پہ گیس کی کمی کے بعد اب گیس کی شارٹیج دسمبر سے پورے پاکستان میں جب ہوگی تو لامعنی عوام بھی اس کے خلاف مزید ہوتی جائے گی. تو دو طرح سے اس کو پرائم منسٹر کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, ایک تو اپوزیشن, دوسرا اپنے اتحادی, اور تیسرا عوام. تو مشکلات سامنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, لاسٹ میں پھر مجھے یہ بھی بتاتے جائیں آپ, جس طرح گیس کی آپ نے قلت کی بات کی, شارٹیج ہے, اور ماضی سے لے کے آج تک اتنی شارٹیج نہیں ہوئی جتنی اس بار وفاقی حکومت جو انڈیا دے رہی ہے, کہ اب آپ نے 3 ٹائم کھانا جب بنائیں گے تبھی ہم آپ کو گیس دیں گے, ورنہ گیس گھریلو صارفین کو نہیں ملے گی. اور پھر انڈسٹریلسٹ کہاں جائیں گے سر؟ دیکھیں, گھریلو صارفین کو نہیں ملے گی گیس, اسی وجہ سے وہ صنعتی اداروں کو دے رہے ہیں, نمبر 1. ٹھیک ہے, نمبر 2 بات جو آپ نے پہلے کہی تھی, میں سے پوچھی تھی کہ یہ جو قوتیں ہیں ان کا کیا ہوگا, یہ تو مسلسل یہ گیم کھیلتی رہے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میاں نواز شریف یا بلاول زرداری صاحب یا آصف علی زرداری صاحب یا چودھری شجاعت گروپ, یہ سارے انہی کے اشاروں پہ چل رہا ہے آئندہ کے لیے بھی اور اب بھی. جب انہی کے اشارے پہ چلا جائے گا یہ ساری قوتیں, اور اب وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ان کے بغیر نہ اقتدار میں آ سکتے ہیں اور نہ حکومت میں آ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے صحافت جو جرنلزم ہے وہ بھی بڑے چند اینکر جو ہیں ان کے پرول پہ کام کر رہے ہیں, جو مواقع بناتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تو ایسے حالت کے اندر کیا نام ہے, ہم ان قوتوں سے
टकराव की फजा पैदा ही नहीं कर सकते। मतलब आपका इशारा, जहां तक मैं समझ सका हूं, गौरी साहब के एंकर से लेके मुख्तलिफ मकाते में फिक्र के लोग अब वफाकी हुकूमत की मतलब मुख्तलिफ स्टेक होल्डर हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मतलब कश्ती भंवर में फंस चुकी है। किबला ही उस तरफ रखा हुआ है, किबला ही उस तरफ रखा हुआ है। तो उसके बगैर आप देखें ना कि मौजूदा वजीर आजम इमरान खान ने उसके खिलाफ थोड़ा एक्शन लिया या आंखें दिखाई, तो सारी कुव्वतें उसके खिलाफ हो रही। आपको लग रहा है कि वफाकी सामने ये मिसाल है। मगर फिर भी मैं ये कहूंगा कि कल के पार्लियामेंट के इजलास के बाद इजलास हो रहा है, उसमें कई बिल पास होने हैं। अब उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें हुकूमत कहां तक कामयाबी हासिल करती है। ठीक है, मगर इमरान खान के लिए मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। वो इसलिए खड़ी हो रही है कि इमरान खान इन कुव्वतों के सामने डटा हुआ है, IMF के सामने डटा हुआ है और अमेरिका के आंखों में आंखें डाल के भी बात कर रहा है। तो अमेरिका जैसे मुल्क के सामने आंखों में आंखें डाल के जब बात करेगा, तो आपको ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक छोटी सी वाइस चांसलर की पोस्ट से लेकर स्टेट बैंक के गवर्नर तक अमेरिका के बगैर नहीं लगता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हालत के अंदर हम एक तरफ तो अप्रिशिएट भी कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि वो डटा हुआ है, मगर आम पब्लिक महंगाई, बेरोजगारी और भूख की वजह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ है। और दूसरी तरफ क्या नाम है, जो वजीर आजम साहब ने जो स्टेटमेंट के खिलाफ खड़े हो गए डट के, तो वो उनके खिलाफ अब मुख्तलिफ जराए सामने आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तसद्दुक़ गौरी साहब, आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इरफान न्याज़ी साहब ने। न्याज़ी साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया सर। फिर से पाकिस्तान में हमने देखा है कि इल्जामात की सियासत तो पुरानी है और गद्दारी के सर्टिफिकेट भी पुराने हैं, लेकिन जुडिशरी को बीच में घसीटना, इल्जामात लगाना साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर, ये आपको लग रहा है कि तब्दीली हुकूमत में फिर आपके वुज़रा की स्टेटमेंट देना और वहां से नवाज लीग के गोलाबारी होना, ये किस तरफ हम जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया साहिब साहब। लेकिन मैं आपको इसलिए बताऊं कि ये देखें, नून लीग का तो वसीला है, जब से की गवर्नमेंट खत्म हुई है, वो तो यही चाह रहे हैं कि कभी इदारों को ले आते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहे हैं, कभी हमारे एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम कर रहे हैं, अभी जजों पे लग गए उनकी कभी क्या कर रहे हैं। तो ये उनका तो ये सिलसिला है। तो हमारे जो गुजरा है वो तो यही कहते हैं ना कि इस सिलसिले को रोका जाए। शुरू दिन से हम कह रहे हैं कि इस को रोका जाए। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये अपोजिशन की एक नई चालें चल रहे हैं। होना कुछ भी नहीं है। हम लोग तो किसी चीज को इनको किसी खाते में ले ही नहीं रहे, किसी मामले में इनके PDM बदली। आप देखें, यही बिलावल साहब से जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, ये हर कहते हैं 31 दिसंबर आखिरी ये थी। नवाज शरीफ उसको देख लें, मरीम नवाज को देखें, वो अपने चचा भतीजे की जंग लड़ी इक़्तिदार के लिए। तो ये अब इन्होंने जो नया वसीला हमारी अदलिया को इन्वॉल्व करने का किया है, ये किसी तरीके से कोई मतलब आखिरी चालें चल रही हैं, इनकी दुकानें खत्म हो चुकी हैं बिल्कुल। तो इससे सर, इससे आम आवाम में तासुर क्या जा रहा है? क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के तो देखें, मैं बताता हूँ, आम आवाम में बिल्कुल जबरदस्त तासुर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वो इमरान खान पे उम्मीद लगा के अभी भी बैठे हुए हैं, ये कुछ भी करे, इनको तो अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, इनके साथ लोग चलने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बंदा इलाज करवाने के लिए गया था, आज उसको आप देखें कितने महीने गुजर गए, पता नहीं कौन से दिल का इलाज करा रहे, समझ से बाहर है। सर न्याजी साहब, जो बंदा, ये साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर गए, लेकिन उनके लिए जो उन पर इल्जामात लगे वो नाअहल करार हो गए, आज वो मफरूर हैं। लेकिन अब जो चीफ जस्टिस साहब का जो ये मैटर आया है, उसके बाद तो नवाज लीग का कहना है कि नवाज शरीफ साहब को साजिश के तहत हुकूमत से निकाला गया और वो इनोसेंट है। चीफ जस्टिस का जो है, तो आज जो केस लगा अदालत में, तो उसमें तो ये चीफ जस्टिस जो एक्स चीफ जस्टिस है, तो आए नहीं, जो इल्जाम लगाए, ऐसा ही है, पहली पेशी से ही गायब हो गए, बेटे को भेज दिया। इल्जाम को कैसे डिफेंड करते? तो इसमें कोई भी सदाकत नहीं है, इनकी मैनिपुलेशन है आपस में, वो सारा मिल के इन्होंने किया हुआ है। क्योंकि जिस दौर में ये साकिब निसार थे, साकिब निसार तो दौर में छुट्टी में थे, उन पे खामा कैसे क्या इल्जाम लगा के उन्होंने कहा ये, तो ये खामा खा बिल्कुल हमारी असलिया को बदनाम करने के चक्रों में है। क्योंकि ये एक रिवेंज लेना चाह रहे कि एक असलिया नहीं है, इनको दायर किया, तो आप ये कह रहे हैं किसी न किसी तरीके से उनको
बदनाम किया जाए। ये तेरे इन्होंने किए हुए, कभी कौन सी वीडियो निकाल लेते हैं, कभी कौन सी जाली वीडियो बना के ले आते हैं उसमें। तो तारिक साहब, अवाम ने इनको बिल्कुल ही रिजेक्ट किया हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है ना, वो और मजीद बढ़ रही है। एक शख्स जो है, ना तो इज्जत की कमी है, ना तो शौहरत की कमी है। आज भी वो दुनिया के किसी मोड़ पे जाता है तो लोग उसके इस्तेमाल में खड़े हो जाते हैं। अपने बच्चों को छोड़ा हुआ है उसने यार, मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। तो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान ही वाहिद है जो इस मुल्क के लिए रोशनी की किरण है, और इंशाअल्लाह ताला नया पाकिस्तान बना के छोड़ेगा वो। चले सर, फिर आगे बढ़ाते हैं शो को। नए पाकिस्तान में सर, माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब 3 वक्त खाने के टाइम पे गैस दी जाए घरेलू सार्फिन को। सर, हमारा मुल्क तो कुदरती वसाइल से मालामाल है, यहाँ पे तो गैस की किल्लत नहीं रही, तो ये गैस कहाँ गई सर, कहाँ गायब हो गई कि अब चूल्हा जलाने के लिए भी नहीं है? ये भी जो पुराने उनके जो अपने उन्होंने जो गैस के सिलसिले में जो उन्होंने हैवी मंसूबे और हैवी पैकेजेस लेके उन्होंने जो की हुई थी, LNG के चार्ज खड़े करवा दिए, ये सारे उन्हीं को हम भुगत रहे। तो ये गैस की जो शॉर्टेज हम इसलिए कह रहे हैं कि सर्दियां आ रही हैं ताकि आवाम को मुश्किलात ना हो। देखिए, एक तरफ हमने CNG थी, अब वो कहते हैं ये CNG पे गाड़ियां आ गई, उनको खत्म ना किया जाए। अगर हम उनको खत्म करते हैं तो बहुत से गरीब लोग हैं, रिक्शा, टैक्सी, वैगनों में CNG लगे हुए हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। इसी तरह ये जो मैं आपको इसी तरह इस बात पे और एक बात कहूँ कि जैसे किसान था, वो बेचारा, उसको कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलते थे, इतनी वो मेहनत करता था, वो अपनी दराज छोड़ के शहरों में आने लग गए। तो हमने उनके रेट बढ़ाए। गंदम जो पहले 3,000 रुपए की 100 किलो ली जाती थी, आज हम वो 5500 में ले रहे हैं। वो खुशहाल हो रहा है किसान। गन्ने के रेट उनको अच्छे रेट दिए और कैश रेट दिए गए, उनको पैकेजेस दिए जा रहे हैं। तो इसी वजह से भाई साहब, ये मामला सारे करने हैं। अगर हमारे मुल्क में इस वक्त पुराने जो सौदे हुए हैं उसको बचा के चल रहे हैं ताकि हमारी आवाम को ये जो सर्दियां हैं तो प्रॉब्लम ना हो। तो सर, पता तो था आपको जब आपको हुकूमत मिल रही थी कि गैस का भी बहरान है, बिजली का भी बहरान है, तो 3.5 सालों में उस बहरान से आपने क्या किया निकालने के लिए इस मुल्क को? देखिए, बिल्कुल पता था हमें, लेकिन इस तरह नहीं मालूम था कि इस तरह इन्होंने इदारों का, जिस इदारे में हम जाते हैं, हेल्थ को देखते हैं, जो कोई भी हम इदारे को देखते हैं, उनका बिगाड़, उस पर लाखों रुपए मतलब उसके कर्जे चढ़े हुए हैं। ये एकदम से जब, और जो IMF कर्जे, ये इन्होंने जो अपनी चीजें मतलब बहुत गिरवी करके रखी हुई थी, वो मामला जब हमें बाद में पता चले, तो इस वजह से देखें हमारा कप्तान झूठ नहीं बोलता। उसने कहा है कि हमें अभी सीखने के लिए और टाइम चाहिए। एक सच्चा इंसान है, सभी का। अच्छा, में हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ सियासी मुबसरीन, कुछ जर्नलिस्ट और मुख्तलिफ मकातब फिक्र से एक आवाज आ रही है, हमारे जराए का भी कहना है कि PTI हुकूमत की कश्ती भंवर में फंस चुकी है और मुमकिन है कि 2022 में कुछ अदम एतमाद या कुछ मामलात हों। देखिए, कोई किश्ती भंवर में नहीं कभी। इमरान खान को इतनी ब्लेसिंग्स है ना कि हर मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला को मजीद सुरूर करके बाहर निकाल ले आता है। और इंशाअल्लाह ताला हमारे इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान को कुछ भी नहीं होने वाला। ये 2022 से 2023 में हम इंशाअल्लाह ताला अपनी गवर्नमेंट पूरी करेंगे और हमारे जो भी हमने वादे थे, जो प्रोजेक्ट हमने किए थे, 10 डैम बनाने का वादा किया 2028 तक, उन पे काम शुरू हो चुका है। कराची ग्रीन लाइन 13 साल से हम सुन रहे थे कि आ रही है, 10 आ रही है, 100 आ रही है, वो ग्रीन लाइन पर से कराची पहुंच गई। इंशाल्लाह अगले महीने इमरान खान उसका इब्तिदा करेंगे, आपको कराची के रोडों में चलती हुई नजर आएंगी। इसी तरह KCR का हमने मंसूबा कराची में दिया लोगों को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह चाइना कटिंग में जो चीजें बनाई गई थी, अगर उसको हमारी अगर डिमोलिश करवानी तो उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। इसी तरह 29 अरब रुपया हमारे जो कराची में 3 नाले सहमत बने हुए थे, उनको क्लीन कराने के लिए, उनकी इंक्रोचमेंट खत्म करने के लिए। आज देखें, लास्ट जब बरसात हुई तो इतनी कराची में पानी आपको नजर नहीं आया, वरना तो गाड़ियां तैरती नजर आ रही थी। ये इतने इंशाअल्लाह ताला हमारे मामला इतने जबरदस्त जा रहे हैं कि अवाम बिल्कुल मुतमईन होकर अपने घरों में बैठी हुई है। उनको एक चीज है, मैं आपको शायद आपका सवाल आगे आ जाए कि महंगाई। देखिए, महंगाई का अंतर है। इस महंगाई के लिए भी इमरान खान इतना परेशान है, उन्होंने अपनी पूरी एहसास को मुतहरक किया हुआ है, अपने मिनिस्टर्स को मुतहरक किया, जैसे तैसे करके आपने महंगाई खत्म करवाए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। चले जी, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि महंगाई भी बहुत हद तक आपको कंट्रोल होती हुई नजर आएगी। दुनिया में डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, इमरान खान ने अभी नहीं बढ़ाया। ठीक है, हमारे मुश्किल हालात है, लेकिन फिर भी हमने ठीक है,
उसको लोगों को उस पर मुस्तरद किया उन्होंने ओगरा की जो वेबसाइट थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।